Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to fourth lecture of MTH 426 Introduction to Meyer Theory. हमारा आज का टॉपिक है इक्विवेलेंट सेट्स. इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं. आज हम साइज ऑफ ए सेट पे बात करेंगे, यानी टू डिफरेंट सेट्स दिए जाएं, अगर वो इक्वल ना हो तो क्या हम उनको एलिमेंट वाइज कंपेयर कर सकते हैं. ये हमारा आज का टॉपिक है. आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक नजर डालते हैं प्रीवियस लेक्चर पे. लास्ट लेक्चर में हमने प्रोपोजिशनल फंक्शंस डिस्कस किए थे, देन रिलेशंस और इसकी टाइप्स जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और एट द एंड इक्विवेलेंस रिलेशंस पे बात की थी. इनफैक्ट ये टॉपिक हमारे आज के लेक्चर में भी यूज होगा, सो इसलिए जस्ट एक क्विक रिव्यू लेते हैं इन डेफिनेशंस का और इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने प्रोपोजिशन को डिफाइन किया था कि ए स्टेटमेंट विच कैन बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड ए प्रोपोजिशन. और प्रोपोजिशनल फंक्शन से पी एक्स वाई ऑफ टू वेरिएबल्स एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें हम कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ए बी एज ए इनपुट दें तो आउटपुट आइदर ट्रू और फॉल्स फॉर्म में मिले. फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कहा था कि से ए इज ए सेट ऑफ रियल नंबर, बी इज आल्सो सेट ऑफ रियल नंबर एंड पी इज x minus y is a rational number. तो अब इनपुट कोई भी पेयर दें, फॉर एग्जांपल p ऑफ 1 2 इज 1 minus 2, तो ये -1 आता है, इज ए रैशनल नंबर. तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है. इसी तरह अगर आप p ऑफ √2 एंड 0 चेक करें तो ये बाय डेफिनेशन ऑफ पी एक्स वाई दिस प्रोपोजिशनल फंक्शन, ये √2 - 0 √2 के आता है, ये एक इर्रेशनल नंबर है. सो दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू प्रोपोजिशनल फंक्शन. तो इनफैक्ट इस प्रोपोजिशनल फंक्शन को यूज करके हमने रिलेशंस को रीडिफाइन इस तरह किया था कि एनी रिलेशन आर, बेसिकली आर डिपेंड करता है सेट ए बी पे और इस ओपन सेंटेंस पी एक्स वाई पे. अब इस रिलेशन की फर्दर हमने क्लासिफिकेशन की थी और हमने डिस्कस किए थे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशंस. रिकॉल दैट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन इस तरह था कि लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन ए सेट ए. इफ A belongs to relation R, for all A belongs to A, तो हमने कहा था ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा. एग्जाम्पल्स इसकी जैसे मैंने कहा था कि अगर रिलेशन डिफाइन कर लें, फॉर एग्जाम्पल इक्वालिटी का, ऑन any set से set of natural number, तो every natural number is equal to itself.
सो इक्वालिटी का रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसी तरह फिर हमने एग्जांपल डिस्कस की थी कि अगर हम एक क्लास ऑफ सेट्स लें और उस पे एक रिलेशन इक्वालिटी का डिफाइन कर लें तो एवरी सेट इज इक्वल टू इटसेल्फ, सो ये रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ऐसे कौन से रिलेशन थे जो रिफ्लेक्सिव नहीं थे? तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि लेस का साइन और ग्रेटर का साइन जब डिफाइंड हो तो ये नेचुरल नंबर पे ही फॉर एग्जांपल देख लें तो लेस और ग्रेटर साइन जो है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, बिकॉज से 2 नेचुरल नंबर इज नॉट लेस देन 2, सो लेस और ग्रेटर साइन इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बाद दूसरी टाइप हमने जो डिस्कस की थी वो थे सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन ये थी कि इफ ए इज रिलेटेड टू सम एलिमेंट बी एंड दिस इंप्लाइज बी इज रिलेटेड टू ए, देन रिलेशन इज सिमेट्रिक। नोट करें कि ये रिलेशन जरूरी नहीं कि ऑल एलिमेंट्स पे आप चेक कर सकें। ये सिमेट्रिक रिलेशन जस्ट उन्हीं एलिमेंट्स के लिए आपने चेक करना है जिसमें ए रिलेटेड टू बी हो, तो आपने देखना यह है कि इस रिलेशन में बी रिलेटेड टू ए भी है या नहीं है। अगेन इसकी एग्जांपल थी कि से ए सेट हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही ले लेते हैं और रिलेशन इक्वालिटी का ही ले लेते हैं, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक है बिकॉज इफ ए इक्वल टू बी हो तो दिस इंप्लाइज बी इज आल्सो इक्वल टू ए, सो दिस इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। सेम केस में सेट्स पे जो इक्वालिटी का रिलेशन है वो भी एक सिमेट्रिक रिलेशन है। अब नॉट सिमेट्रिक रिलेशन की जो हमने एग्जांपल स्टडी की थी उसमें मैंने बताया था कि अगर हम एक रिलेशन आर डिफाइन करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे, दैट से x माइनस वाई इज ए नेचुरल नंबर, तो इसमें आप नोट करें कि 2 रिलेटेड टू 1 है बिकॉज 2 minus 1 is equal to 1 a natural number, but 1 minus 2 देखें, minus 1 not a natural number, this implies 1 is not related to 2। तो 2 related to 1 तो है but 1 related to 2 नहीं है, that is a is related to b does not implies b is related to a, so this relation is not a symmetric relation। सिमेट्रिक के बाद नेक्स्ट जो हमने टाइप डिस्कस की थी वो थी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कुछ इस तरह से डिफाइन हुए थे कि इफ a is related to b and b is related to a, then a is equal to b। अगेन इसकी जो एग्जांपल्स थी कि इक्वालिटी साइन ऑन नेचुरल नंबर इज एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, सिमिलरली इक्वालिटी साइन ऑन सेट्स इज आल्सो एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट करेक्टराइजेशन मैंने ये बताई थी कि अगर हम से डी ले लेते हैं डायगोनल ऑफ सेट ए, यहाँ डायगोनल से मुराद हमारी इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं रिलेशंस पे
A such that A belongs to A. अब अगर रिलेशन हम डिफाइन कर लें और रिलेशन का इंटरसेक्शन विद इनवर्स रिलेशन कंटेन्ड हो जाए डायगोनल में, तो ये रिलेशन जो भी होगा आर, ये एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस के बाद नेक्स्ट टाइप जो हमने रिलेशन की स्टडी की थी वो थी ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन ये थी कि इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, देन A is related to C. एग्जाम्पल, अगर A सेट हम ले लें, सेट ऑफ R रियल नंबर, और रिलेशन डिफाइन कर लें ऑन R, दैट इज A is related to B if and only if A is less than B, तो ये लेस और ग्रेटर का साइन जो है ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसमें आप देख सकते हैं कि इफ A रिलेटेड टू B हो and B related to C O, so this implies A is less than B and B is less than C, and clearly this implies A is less than C, that is A is related to C. तो ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन था। अब रिलेशंस की इन टाइप्स के बाद फाइनली हमने डिफाइन किए थे इक्विवेलेंस रिलेशन। लेट आर बी एनी रिलेशन डिफाइंड ऑन ए सेट ए, देन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ तीन प्रॉपर्टीज थी इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल आर इज रिफ्लेक्सिव, सेकंड आर इज सिमेट्रिक, एंड थर्ड आर इज ट्रांजिटिव। इन तीन प्रॉपर्टीज में से अगर कोई प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करती तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए मस्ट ये थ्री प्रॉपर्टीज होल्ड करनी चाहिए। अब इक्विवेलेंस रिलेशन की एग्जांपल मैंने दी थी कि इसकी सबसे ब्यूटीफुल एग्जांपल है इक्वालिटी साइन डिफाइंड ऑन से रियल नंबर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्वालिटी साइन ऑन सेट्स is also an equivalence relation। और इसके बाद डिफरेंट हमने एग्जांपल्स डिस्कस की थी इक्विवेलेंस रिलेशन की। अब एक न्यू एग्जांपल में देता हूं, ये आपने ट्राई करनी है और चेक करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। लेट ए में ले लेता हूं सेट ऑफ इंटीजर, और रिलेशन इस तरह डिफाइन करते हैं कि x इज रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ x माइनस y इज डिविजिबल बाय से 5। तो सबसे पहले आपने देखना है कि ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। क्लियरली रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में आपको बता देता हूं इसकी कि आप किस तरह चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव में हमने देखना यह है कि x इज रिलेटेड टू x होगा या नहीं होगा। नो x माइनस x देखें तो ये 0 है, इज डिविजिबल बाय 5। दिस इंप्लाइज x इज रिलेटेड टू x for all x belonging to set of integers, so R is reflexive। अब ये सिमेट्रिक है या नहीं है। x रिलेटेड टू y लें तो दिस इंप्लाइज x माइनस y इज डिविजिबल बाय 5। नो y माइनस x चेक करें, दिस कैन बी रिटन एज माइनस टाइम x माइनस y
is also divisible by 5. This implies y is related to x. तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है. सिमिलरली आपने नेक्स्ट इसकी ट्रांजिटिविटी चेक करनी है. अगर ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हुआ तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा. अब इक्विवेलेंस रिलेशन की जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज थी उसमें एक प्रॉपर्टी ये थी कि इक्विवेलेंस रिलेशन जब भी किसी सेट पे डिफाइंड होता है तो उस सेट की ऑलवेज पार्टीशनिंग कर देता है. पार्टीशनिंग से हमें इक्विवेलेंस क्लासेस मिलती हैं. उन क्लासेस की जब यूनियन लेंगे आप ऑल क्लासेस की तो हमें दोबारा सेट ए मिलेगा, और कोई सी भी दो डिफरेंट क्लासेस की इंटरसेक्शन अगर लें तो एम्प्टी आनी चाहिए. दैट इज डिफरेंट क्लासेस में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए. तो नेक्स्ट आपने ये भी देखना है कि जब इसकी इक्विवेलेंस क्लासेस बनती हैं तो आपने चेक करना है कि वो कौन से नंबर होंगे जो 0 से रिलेट होंगे, वो कौन से इंटीजर्स होंगे जो 1 से रिलेट होंगे, वो कौन से होंगे जो 2 से होंगे, 3 से होंगे और 4 से होंगे. तो ये आपने वेरीफाई करना है. ये 5 इसकी इक्विवेलेंस क्लासेस बनेंगी, यानी टोटल सेट ऑफ इंटीजर जो होगा वो पार्टीशन हो जाएगा 5 क्लासेस में. अब यहाँ पे आप कोई सी भी दो डिफरेंट क्लासेस देखेंगे तो उनकी इंटरसेक्शन 5 आएगी, उनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, और इन सारी क्लासेस की जब यूनियन लेंगे तो यूनियन में दोबारा आपके पास सेट ऑफ इंटीजर बनेगा. तो ये तो था प्रीवियस लेक्चर का रिव्यू. अब आज के लेक्चर में हम क्या कुछ पढ़ने जा रहे हैं. जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि हमारा आज का लेक्चर इक्विवेलेंट सेट्स पे है. इक्विवेलेंट सेट्स का आइडिया क्या है ये हम डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और इक्विवेलेंट सेट्स की कैरेक्टराइजेशन स्टडी करेंगे. इसके बाद हम इनफाइनाइट सेट्स को रीडिफाइन करेंगे और इनफाइनाइट सेट कैसे प्रूव किए जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट सेट थ्योरी में, इस पे कुछ एग्जांपल स्टडी करेंगे. रिकॉल दैट two sets A and B are equal if every element of A is also an element of B and every element of B is also an element of A. That is, इसको सेट्स लैंग्वेज में बात करें तो A सबसेट ऑफ B होना चाहिए एंड B सबसेट ऑफ A होना चाहिए. तो फिर ये दोनों इक्वल सेट्स होते हैं. अब इक्वल सेट्स ऑलवेज इक्विवेलेंट होते हैं, बट इक्विवेलेंट सेट्स मे और मे नॉट बी इक्वल. तो डिफरेंस क्या है दोनों में ये हम देखते हैं इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन के बाद. सेट A is equivalent to set B if there exists a function f from A to B which is both 1 1 and on 2. यानी इक्विवेलेंट सेट्स से मुराद हमारी ये है कि हम दो सेट्स को एलिमेंट वाइज कंपेयर कर रहे हैं कि क्या सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट में 1 to 1 कोरोस्पोंडेंस है या नहीं है. अगर आप सेट ए और सेट बी के दरमियान 1 to 1 कोरोस्पोंडेंस इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर इस केस में हम कहते हैं कि सेट A इज इक्विवेलेंट टू सेट B, और इसको डिनोट इस तरह किया जाता है A इज इक्विवेलेंट टू B. ये इक्विवेलेंट की नोटेशन है. एग्जांपल्स देखते हैं. लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू ABC. देन शो दैट A इज इक्विवेलेंट टू B. अब जैसे डेफिनेशन से क्लियर है कि इन दोनों सेट्स को अगर इक्विवेलेंट प्रूव करना है तो आपने इनके दरमियान एक बाइजेक्शन डिफाइन करनी होगी. तो हम सपोज कर लेते हैं एक फंक्शन लेट f फ्रॉम A टू B, ये इस तरह डिफाइंड हो रहा है कि 1
maps onto say A, 2 maps onto B, 3 maps onto C. That is, डायग्राम में इनको अगर एक्सप्रेस करें तो A सेट, B सेट, A के एलिमेंट 1 2 3 हैं, B के एलिमेंट A B C हैं, तो 1 maps onto A, 2 onto B and 3 onto C. तो क्लियरली ये f फंक्शन 1 1 भी है और ये फंक्शन ऑन टू भी है, बिकॉज रेंज ऑफ दिस फंक्शन f इज इक्वल टू ए बी सी है, जो इंटायर सेट B के इक्वल है। तो क्योंकि एक बाइजेक्टिव फंक्शन मिल गया है A और B के दरमियान, सो A इज इक्विवेलेंट टू B। अब नोट करें कि क्या ये फंक्शन f जो है ये यूनिक बाइजेक्टिव फंक्शन है। आंसर इज नो, बिकॉज आप एक न्यू फंक्शन भी डिफाइन करें, से 1 को मैप कर दें C पे, 3 को A पे, 2 को B पे, तो अगेन ये फंक्शन भी बाइजेक्शन है। सो उस फंक्शन के थ्रू भी ये दोनों इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। अब ये तो फाइनाइट सेट थे, और नोट करें कि A और B इक्वल सेट्स नहीं है, बिकॉज A सेट के एलिमेंट नंबर्स हैं, B सेट के एलिमेंट अल्फाबेट्स हैं, तो ये इक्वल सेट नहीं है, बट ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं। अब हम एक जनरल स्टेटमेंट देते हैं फाइनाइट सेट्स के बारे में। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए से मैं इसको ऑर्डर ऑफ ए कह लेता हूं, n है, ऑर्डर ऑफ बी से m है, देन a is equivalent to b if n is equal to m। दैट इज, अगर दोनों सेट्स का साइज सेम हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम हुए, तो फिर ऑलवेज a और b के इन बिटवीन हमें एक बाइजेक्टिव फंक्शन मिलेगा। तो इस केस में a और b इक्विवेलेंट सेट्स हो जाएंगे। बट अगर a b के इक्वल ना हो, साइज ऑफ a साइज ऑफ b के इक्वल ना हो, दैट इज n इज नॉट इक्वल टू m हो, तो देन a इज नॉट इक्विवेलेंट टू b। तो इस केस में कभी भी हमें बाइजेक्टिव मैपिंग नहीं मिलेगी, तो ये दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट्स नहीं होंगे। इसको आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर A सेट में हमसे 1 2 3 लेते हैं, B सेट में A B C D ले लेते हैं, तो इनके दरमियान आपको 1 1 फंक्शन तो मिल जाएगा, बट ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, सो ये इक्विवेलेंट सेट नहीं है। तो फाइनाइट सेट जितने भी थे वो इक्विवेलेंट होंगे या नहीं होंगे, उनकी डिस्कशन तो इस एक प्रॉपर्टी से हो जाती है। तो इसलिए हम जिन केसेस में इंटरेस्टेड होते हैं इक्विवेलेंट का आइडिया स्टडी करने में, वो है इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट्स में बाइजेक्शन कैसे फाइंड की जाती है, इसको हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल 1 ऐसे, ए में ले लेता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और से बी सेट में ले लेता हूं 2 4 6 एंड सो ऑन। ये दोनों इनफाइनाइट सेट्स हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि क्या इनमें 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो सबसे पहले आप जब भी फंक्शन डिफाइन करें तो सेट्स के एलिमेंट का रिलेशन क्रिटिकली ऑब्जर्व करें, क्योंकि अब हम इंटरेस्टेड ऐसे फंक्शन में जो बाइजेक्टिव हो। तो आप नोट करें कि अगर मैं 1 को 2 पे मैप करूं, 2 को 4 पे, 3 को 6 पे, तो क्लियरली इन दोनों सेट्स में 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस
एग्जिस्ट कर रही है। अब इस मैपिंग को हम जनरली एक्सप्रेस करते हैं f फ्रॉम a टू b बाय रिलेशन क्या है कि 1 मैप हो रहा है 2 पे 2 4 पे, यानी कोई भी इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट आपको डबल मिल रही है। सो इनपुट अगर मैं से n कह लेता हूं तो आउटपुट जो मिलेगी वो 2n मिलेगी। अब हमने देखना ये है कि आया ये जो रिलेशन है ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो इसके लिए इसको पहले 1 1 प्रूव करें, f इज 1 1, let f of n1 is equal to f of n2। रिकॉल दैट 1 1 की डेफिनेशन ये थी कि आप इमेजेस इक्वल लें तो प्री इमेजेस भी इक्वल होने चाहिए। दिस इम्प्लाइज 2 टाइम्स n1 is equal to 2 times n2। 2 2 से कैंसिल कर दें तो दिस इम्प्लाइज n1 is equal to n2, therefore f is 1 1। अब f ऑन टू है या नहीं है, तो इसके लिए आप नोट करें कि अगर मैं b से एक एलिमेंट लेता हूं से 6 तो उसका प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है 3, यानी b में सिंगल एलिमेंट भी ऐसा नहीं है जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट ना करता हो। तो क्लियरली रेंज ऑफ सेट A is the whole set B, therefore f is on to। तो f एक बाइजेक्टिव मैपिंग है, therefore A is equivalent to B। तो इस पहली एग्जांपल में हमने 2 डिफरेंट सेट्स ऑब्जर्व किए जो इक्विवेलेंट हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। Let C1 is the set of all ordered pairs xy such that x square plus y square equal to a square, and C2 is the set of all ordered pairs xy such that x square plus y square equal to b square, where a और b में रिलेशन ये है कि b is greater than a and both are positive। तो हमने शो ये करना है कि C1 is equivalent to C2। अब ज्योमेट्रिकली नोट करें कि C1 बेसिकली एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस a यूनिट है। सिमिलरली C2 भी एक सर्कल है, सेंटर्ड ओरिजिन और रेडियस b। क्योंकि दोनों सर्कल्स का सेंटर सेम है, दैट इज C1 एंड C2 आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो अब हम एक मैपिंग फाइंड करेंगे इन दोनों सर्कल्स के इन बिटवीन जो बाइजेक्टिव मैपिंग होगी। ये दोनों कंसेंट्रिक सर्कल्स, ये इनका सेंटर आ गया से ये इनर सर्कल C1, ये आउटर सर्कल C2 बिकॉज C2 का रेडियस C1 से ग्रेटर है। तो आप देखें कि C2 पे अगर ये मैं कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट लूं इस तरह कि ये रेडियल लाइन ड्रॉ करूं तो ये रेडियल लाइन इंटरसेक्ट करती है C2 को। तो ये जिस पॉइंट पे रेडियल लाइन इंटरसेक्ट करती है C2 को, उसी पॉइंट को हम f of x कह लेते हैं। तो इसी तरह आप ऑब्जर्व करें कि आप सेंटर ऑफ द सर्कल से जितनी भी रेडियल लाइन ड्रॉ करेंगे, हर रेडियल लाइन पे आपको एक पॉइंट C1 सर्कल पे मिलेगा और एक पॉइंट C2 सर्कल पे। इसी तरह आप जितनी मर्जी रेडियल लाइंस ड्रॉ कर लें तो आप देख सकते हैं इन दोनों सर्कल्स में 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि ये 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस रेडियस ऑफ द सर्कल पे डिपेंड नहीं कर रही। आप एक सर्कल का रेडियस बेशक वेरी वेरी स्मॉल ले लें और एक का वेरी वेरी लार्ज ले लें, फिर भी इन दोनों सर्कल्स के दरमियान आप 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस बना सकते हैं। तो ये हम फंक्शन इस तरह डिफाइन करते हैं, लेट
f is a function from c1 to c2 defined by f of x is equal to say y, where y is the point of intersection of radial line through x with C2। तो जैसे मैंने ज्योमेट्री से एक्सप्लेन किया कि ये फंक्शन क्लियरली 1 भी है और ऑन टू भी है, इसलिए ये दोनों सर्कल्स इक्विवेलेंट हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम एक जनरल स्टेटमेंट प्रूव करते हैं कि लेट ए एंड बी बी एनी सेट्स सच दैट ए इज इक्विवेलेंट टू बी, देन हमने शो ये करना है कि बी इज आल्सो इक्विवेलेंट टू ए। दैट इज ये जो इक्विवेलेंट का रिलेशन है ये एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा, क्योंकि अगर A रिलेटेड टू B है तो हम प्रूव करने जा रहे हैं कि B भी रिलेटेड टू A होगा। गिवन A इज इक्विवेलेंट टू B, देन देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्टिव फंक्शन f from A to B। As we know that the inverse of a bijective function is also bijective, this implies f inverse from B to A is bijective, and this implies B is equivalent to A। तो ये हमने प्रूव किया कि इक्विवेलेंट का जो रिलेशन है ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। अब नेक्स्ट, जैसे हमने देखा कि इक्विवेलेंट रिलेशन इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, तो अब हम इस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि क्या ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये थ्योरम प्रूव करेगा कि इक्विवेलेंट का जो रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। स्टेटमेंट दैट द रिलेशन इक्विवेलेंट बिटवीन सेट्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहले हम रिलेशन को क्लैरिफाई कर दें। तो हमने कहा सेट A इज रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ A इज इक्विवेलेंट टू B। ये रिलेशन है, इस रिलेशन को हमने इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। तो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव शो करते हैं। As identity function from set A to A defined by I of x is equal to x for all x belonging to A। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्लियरली 1 भी है और ऑन टू भी है, बिकॉज अगर हम I of x1 इक्वल टू I of x2 लें तो clearly this implies x1 is equal to x2, so I is 1 1। also note कि A का कोई भी एलिमेंट x लें तो इसका प्री इमेज भी x ही होगा, so ये फंक्शन ऑन टू भी है। this implies I is bijective, I bijective है, this implies A is equivalent to A।
So relation of equivalent is a reflexive relation. Relation is symmetric. अब सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हम लेट कर लेते हैं A इज रिलेटेड टू B. अब हमारा टारगेट ये है कि हमने B रिलेटेड टू A शो करना है. दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन f फ्रॉम A to B which is both 1 1 and on 2. As we know that इससे पहले भी हमने यूज किया है, इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव इज बाइजेक्टिव, इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव इज बाइजेक्टिव, this implies f inverse from B to A is bijective, and this implies B is equivalent to A. This implies relation is symmetric. अब ट्रांजिटिविटी चेक करनी है. रिलेशन इज ट्रांजिटिव. Let A is equivalent to B and B is equivalent to C. This implies F from A to B and G from B to C are bijective functions. अब अगेन हम इंटरेस्टेड इसमें कि A इक्विवेलेंट टू C होगा या नहीं होगा. तो नोट करें कि f फंक्शन है बिटवीन A एंड B, G फंक्शन है बिटवीन B एंड C. तो अब हम इंटरेस्टेड हैं A और C में रिलेशन फाइंड करने में. तो अगर हम इनकी कंपोजिशन डिफाइन कर लें, G कंपोजिशन F, तो G कंपोजिशन F फंक्शन होगा फ्रॉम A टू C. तो G कंपोजिशन F फ्रॉम A टू C एक फंक्शन डिफाइन होगा. अब हमने देखना यह है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं, क्योंकि F और G बाइजेक्टिव है. और सेकंड लेक्चर में मैंने प्रूव किया था कि कंपोजिशन ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज आल्सो बाइजेक्टिव. दिस इंप्लाइज G कंपोजिशन F इज बाइजेक्टिव and this implies A is equivalent to C. तो ये इक्विवेलेंट रिलेशन ट्रांजिटिव भी है. तो इक्विवेलेंट रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन की तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है. सो रिलेशन ऑफ इक्विवेलेंट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं. शो दैट द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज equivalent to n cross n. इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है. रिकॉल दैट कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो p ओवर q फॉर्म में होते हैं, और अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर लें, फॉर एग्जांपल 2 ओवर 3 इज ए पॉजिटिव रेशनल, तो 2 भी एक नेचुरल नंबर है, 3 भी एक नेचुरल नंबर है. सो 2 ओवर 3 के कोरस्पॉन्डिंग जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 2 3, वो n क्रॉस n का एलिमेंट होगा, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट होगा. तो हमारा टारगेट ये है कि हमने सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर को इक्विवेलेंट शो करना है n क्रॉस n सेट के. डिफाइन f फ्रॉम सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स to n cross n by f ऑफ से ये रेशनल नंबर p बाई q फॉर्म में है. तो जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि हर पॉजिटिव रेशनल के कोरस्पॉन्डिंग एक नेचुरल नंबर्स का ऑर्डर्ड पेयर मिलता है. सो ये ऑर्डर्ड पेयर जो होगा ये p q है.
अब हमने इस फंक्शन को चेक करना है कि ये 1 1 और ऑन टू है या नहीं है. f is 1 1. Let f of p1 over q1 is equal to f of p2 divided by q2. इमेजेस हमने इक्वल ले लिए. दिस implies ordered pair p1 q1 is equal to ordered pair p2 q2, and this implies p1 is equal to p2 and q1 is equal to q2 by definition of ordered pairs, and this implies p1 over q1 is equal to p2 over q2, and this implies f is 1 1. f is onto. Since for each PQ belonging to n cross n, there exists P over Q belongs to set of positive rationals such that f of P over Q is equal to PQ. क्योंकि हमें n क्रॉस n के हर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग प्री इमेज मिल रहा है P ओवर Q, तो दिस implies f is onto, and this implies f is bijective. So this implies Q positive is equivalent to n cross n. नेक्स्ट इक्विवेलेंट सेट्स की जो एग्जांपल हम स्टडी करने जा रहे हैं, इसके लिए हमें एक डेफिनेशन चाहिए. कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन. लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ ए यूनिवर्सल सेट U, then the real valued function chi a from U to 2 point set 0 1 defined by chi a of x is equal to 1 if x is a member of A and 0 if x does not belongs to A. This function is called characteristic function of set A. नोट करें कि इस फंक्शन को हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं से ये यूनिवर्सल सेट U है, ये 2 पॉइंट सेट है 1 एंड 0 इसके एलिमेंट हैं, से ये A सबसेट ऑफ U है. तो बाय डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ये फंक्शन A सेट के सारे एलिमेंट्स को 1 पे मैप करेगा और वो पॉइंट जो A से बिलोंग नहीं करते, फॉर एग्जांपल यहाँ एक पॉइंट लेते हैं तो इसको 0 पे मैप करेगा. इसी तरह इधर कोई पॉइंट है तो वो भी 0 पे मैप होगा. तो वो तमाम नंबर जो A कॉम्प्लीमेंट में होंगे वो 0 पे मैप होंगे और जो A से बिलोंग करेंगे वो 1 पे मैप होंगे. फॉर एग्जांपल U सेट अगर मैं से 1 2 3 4 5 ले लेता हूँ और A सेट ले लेता हूँ इसका एक सबसेट से 3 4, तो बाय डेफिनेशन chi A of 3 because 3 is an element of A, ये 1 पे मैप होगा. एंड chi A of से 5 देखें तो 5 एलिमेंट A में नहीं है. बाय डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन chi A of 5 is 0. इस कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस की फर्दर एप्लीकेशंस और प्रॉपर्टीज हम देखेंगे मेयर थ्योरी के सेक्शन में. यहाँ पे जस्ट हम इंटरेस्टेड हैं कि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इक्विवेलेंट सेट से किस तरह लिंक होते हैं. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट. लेट x बी एनी सेट एंड लेट Cx बी द फैमिली ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस ऑफ x, देन Cx इज इक्विवेलेंट टू 2 पावर x. 2 पावर x मीन्स पावर सेट ऑफ x. तो हमने शो ये करना है कि फैमिली ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ले लें किसी भी सेट x की और पावर सेट ऑफ x डिफाइन कर लें, तो इन दोनों में 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस होती है.
इसको आप इजीली देख सकते हैं कि अगर एक्स सेट में हमसे 1 2 एलिमेंट लें तो पावर सेट के जो एलिमेंट्स आएंगे वो 5 1 2 और x आ जाएंगे। और इसी तरह हम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन बनाएं, फैमिली ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, तो इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन 5 सेट का बनेगा, एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन 1 सेट का, एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन 2 सेट का, क्योंकि हर सबसेट का हम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, और एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन x सेट का। तो हम नोट करें कि अगर हम 1 to 1 कोरस्पोंडेंस देखें तो 5 के कोरस्पोंडिंग कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन काई ऑफ ए है, इसी तरह 1 के कोरस्पोंडिंग काई ऑफ 1 एंड सो ऑन। तो इनमें 1 to 1 कोरस्पोंडेंस है। बट यहाँ पे हमने x को डिक्लेयर नहीं किया कि x फाइनाइट सेट हो। x इज एनी टाइप ऑफ सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट, दोनों केसेस में x का पावर सेट जो होगा ये इसकी फैमिली ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के इक्विवेलेंट होगा। सो मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूं f फ्रॉम पावर सेट ऑफ x टू काई ऑफ x बाय f ऑफ a से पावर सेट का एक एलिमेंट लिया a। तो नेचुरल सी मैपिंग जो इनमें एग्जिस्ट करती है वो यही है कि हर एलिमेंट को मैं उसी एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन पे मैप कर दूं। तो क्लियरली f इज 1 1। आप इजीली चेक कर सकते हैं कि ये मैपिंग एक वेल डिफाइंड मैपिंग है। लेट इमेजेस इक्वल लेते हैं, f ऑफ a1 इज इक्वल टू f ऑफ a2। बाय डेफिनेशन ऑफ f, काई a1 ऑफ x इज इक्वल टू काई a2 ऑफ x, बिकॉज यहां से तो फॉलो होगा कि काई ऑफ a1 इज इक्वल टू काई ऑफ a2, और इक्वल फंक्शन की डेफिनेशन से फॉलो होगा कि टू फंक्शंस आर इक्वल अगर डोमेन के हर पॉइंट पे उनके इमेजेस सेम हो। सो काई a1 ऑफ x इज इक्वल टू काई a2 ऑफ x। अब हमारा टारगेट ये है जी कि हमने a1 और a2 को इक्वल शो करना है। तो टू सेट्स को इक्वल प्रूव करने का स्टैंडर्ड क्राइटेरिया ही हम फॉलो करेंगे कि a1 को सबसेट ऑफ a2 प्रूव करेंगे और a2 को सबसेट ऑफ a1 प्रूव करेंगे। तो a1 को a2 का सबसेट प्रूव करने के लिए हम a1 में से एक एलिमेंट चूज करेंगे और शो कर देंगे कि वो एलिमेंट a2 का भी है। लेट x बिलोंग्स टू a1, दिस इंप्लाइज काई a1 ऑफ x is equal to 1। बाय डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन x a1 का एलिमेंट है तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इसको 1 पे मैप करेगा। बट काई a1 ऑफ x तो इक्वल है काई a2 ऑफ x के, दिस इंप्लाइज काई a2 ऑफ x इज आल्सो 1 होगा। अब काई a2 ऑफ x 1 उसी वक्त होगा जब x a2 का एलिमेंट होगा। तो पॉइंट हमने a1 सेट में लिया, a2 सेट में शो कर दिया, दिस इंप्लाइज a1 इज सबसेट ऑफ a2। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर हम पॉइंट a2 में लेते तो सेम प्रोसीजर से वो a1 में चला जाता, तो a2 भी सबसेट होगा a1 के, एंड दिस इंप्लाइज a1 इज इक्वल टू a2 एंड दिस इंप्लाइज f इज 1 1। f is on to, since for every chi a belongs to cx, there exists a belongs to 2 power x such that f of a is equal to chi a, this implies f is on to। तो f एक बाइजेक्टिव मैपिंग होगी, सो दिस इंप्लाइज 2 पावर x इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, और सेट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इज इक्विवेलेंट टू 2 पावर x, क्योंकि हमने देखा है
कि इक्विवेलेंट का जो रिलेशन है ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है, तो ये दोनों सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने बात की इक्विवेलेंट सेट्स की। उम्मीद है आपको इन जनरल आइडिया हो गया होगा कि टू डिफरेंट सेट्स को अगर इक्विवेलेंट प्रूव करना हो तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है। जस्ट आपने एक बाइजेक्टिव मैपिंग ढूंढनी होगी दोनों सेट्स के इन बिटवीन। अब वो बाइजेक्टिव मैपिंग फाइंड करने के लिए आप दोनों सेट्स के एलिमेंट्स पे फोकस करें और उन एलिमेंट्स को लिंक करना शुरू करें कि सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से किस तरह रिलेट हो सकते हैं। वो जो रिलेशन आप इन जर्नल फाइंड करने में सक्सेसफुल हो जाएं, चेक करें कि वो रिलेशन 1-1 और ऑन टू है या नहीं है। अगर वो 1-1 और ऑन टू है तो दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। नेक्स्ट जो दूसरा टॉपिक आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है वो है इनफाइनाइट सेट्स। अब इनफाइनाइट सेट्स को हमने क्लासिकल सेट थ्योरी के हवाले से पहले डिफाइन किया था कि अगर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए सेट इनफाइनाइट हूं तो उस सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। यहां पे हम इनफाइनाइट सेट्स को इन टर्म ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स डिफाइन करेंगे। जैसे आप ऑब्जर्व करें कि कोई भी फाइनाइट सेट लें तो वो अपने किसी प्रॉपर सबसेट के जैसे आप ऑब्जर्व करें कि अगर आप कोई भी फाइनाइट सेट लेते हैं तो वो कभी भी अपने किसी प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि इनफाइनाइट सेट्स को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है, अ सेट इज सेड टू बी एन इनफाइनाइट सेट इफ इट इज इक्विवेलेंट टू ए प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये अब्स्ट्रैक्ट सेट थ्योरी में इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन है। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड जब भी हम अब्स्ट्रैक्ट सेट थ्योरी में किसी सेट को इनफाइनाइट सेट प्रूव करेंगे तो हम उस सेट को उसके किसी प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंट प्रूव कर देंगे। Let us take an example of infinite set. Show that the set of real number is an infinite set. तो टारगेट हमारा यह है कि हमने रियल नंबर को इनफाइनाइट सेट शो करना है। तो इसके लिए हमें रियल नंबर का एक प्रॉपर सबसेट ढूंढना होगा जो रियल नंबर के इक्विवेलेंट हो जाए। तो बी सेट में डिफाइन कर लेता हूं ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। अब इसकी रीजन में एक्सप्लेन करता हूं कि यही इंटरवल मैंने क्यों लिया। डिफाइन f फ्रॉम -π/2 टू π/2 to r by f of x is equal to tangent x। नोट करें कि a हमारे पास सेट ऑफ r रियल नंबर है और b सेट ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2 है। तो मैंने b टू a एक मैपिंग डिफाइन कर ली। ऑब्जर्व करें कि ये से -π/2 है, ये π/2 है और ये सेट ऑफ r रियल नंबर है। तो आप जानते हैं कि अगर फंक्शन टेंजेंट x हो तो टेंजेंट x का अगर आप इस इंटरवल में रेंज फाइंड करें तो ये सेट ऑफ r रियल नंबर आता है। बिकॉज टेंजेंट -π/2 -∞ की तरफ जाएगा, टेंजेंट 90 की वैल्यू +∞, और इसके दरमियान जितने भी पॉइंट्स हैं ये हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं कि इनमें 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस है। इस वजह से मैंने जो फंक्शन डिसाइड किया वो f of x इक्वल टू टेंजेंट x है। अब इसको बाइजेक्टिव प्रूव करते हैं। f is 1-1, let f of x1 is equal to f of x2।
दिस इम्प्लाइज टेंजेंट x1 इज इक्वल टू टेंजेंट x2। अब क्योंकि ये टेंजेंट फंक्शन की प्रिंसिपल डोमेन है, तो प्रिंसिपल डोमेन में टेंजेंट फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। दोनों तरफ इन्वर्स टेंजेंट अप्लाई करें तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, एंड दिस इम्प्लाइज f इज 1 1। f इज ऑन टू। अब f को ऑन टू ऑब्जर्व करने के लिए कोई भी रियल नंबर चूज करें तो उसके कोरस्पॉन्डिंग -π/2 to π/2 में हमें एक रियल नंबर मिल रहा है। सो दिस फंक्शन इज क्लियरली ऑन टू। क्लियरली f is on to. This implies f is bijective, and this implies -π/2 to π/2 is equivalent to set of real number, as -π/2 to π/2 is a proper subset of real number. This implies by definition real number is an infinite set. इसी तरह आपने चेक करना है कि सेट ऑफ इंटीजर जो है ये इनफाइनाइट सेट है या नहीं। तो करना आपने ये होगा कि इंटीजर्स का एक प्रॉपर सबसेट ढूंढना होगा जो सेट ऑफ इंटीजर्स के इक्विवेलेंट आ जाए। सेम केस में आपने शो करना होगा कि 0-1 क्लोज्ड इंटरवल भी एक इनफाइनाइट सेट है, यानी 0-1 क्लोज्ड इंटरवल जो है ये अपने एक प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंट होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के टॉपिक में हमने फोकस किया इक्वल सेट्स की जनरलाइजेशन पे कि अगर टू डिफरेंट सेट्स जिनके एलिमेंट सेम ना हों तो क्या वो सेट इक्विवेलेंट होंगे या नहीं होंगे। इसमें मेन पॉइंट ये थे आज के लेक्चर में कि अगर ए और बी दोनों फाइनाइट सेट्स हैं तो वो इक्विवेलेंट उसी वक्त हो सकते हैं जब उनका साइज सेम हो, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो उन दोनों सेट्स के दरमियान। दूसरा पॉइंट, जो इनफाइनाइट सेट्स हैं उसमें ये कंडीशन जरूरी नहीं, क्योंकि हमने देखा कि इनफाइनाइट सेट्स अपने किसी सबसेट के भी इक्विवेलेंट हो सकते हैं। तो इनफाइनाइट सेट्स की एग्जांपल्स हमने देखी कि सेट ऑफ रियल नंबर एक इनफाइनाइट सेट है, तो उसको मैंने शो किया कि वो अपने एक प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंट है। इसी तरह आपने फर्दर 2 असाइनमेंट्स जो मिली हैं आपको कि सेट 0-1 को आपने शो करना है कि ये एक इनफाइनाइट सेट है, और इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर्स को प्रूव करना है कि वो एक इनफाइनाइट सेट है। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर एप्लीकेशन देखेंगे इक्विवेलेंट सेट्स की। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।